नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और छात्रों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेड़ धरती के लिए जीवन दायिनी है और पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करते हैं और धरती के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उन्हें बचाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो सकता है। अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक समरसता और एकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जब हम सब एक है तो समाज में घृणा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने संयुक्त परिवार की इस परंपरा को मजबूत बनाने की बात भी कही और शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों की मदद के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में उन्हें मोटर वाली साइकिल देने की पहल की घोषणा की और इसके अलावा उन्होंने छात्रों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा है कि कई प्रतिभाशाली छात्र महंगी कोचिंग फीस के कारण पीछे रह जाते हैं, इसलिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था करना भी जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बहनों और बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकता है, पेड़ कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है और इसलिए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं और एक हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक कार्यकर्ता के नाते ये भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में ये भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाए ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सकें, बेच सकें। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग स्वाभिमान के साथ की है। एक मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, सभी से करता हूं, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से यह भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। तो एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, खरूदा में ये कोचिंग क्लास जहां बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं, सब बेटियां मेरी हैं
घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। माँ, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए, उनका सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम आ जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेडिकल मोबाइल वैन भी मैंने देखा कि कई बार जो इंटीरियर के इलाके हैं वहां चिकित्सा की सुविधाएं मिल नहीं पाती और छोटी छोटी बीमारी के लिए सिर्फ भोपाल और बाकी जगह आना पड़ता है। तो अपने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में 8 मोबाइल क्लिनिक, जिनमें दवाइयां रहे, जो प्रारंभिक जांचें होती है ईसीजी से लेके ब्लड से लेके, जो वहां आसानी से हो सकती है उसका सामान रहे, डॉक्टर रहे, कंपाउंडर रहे। और इंटीरियर के इलाके में हम तय करेंगे कि यहाँ खड़ी हो जाए तो वहां 5, 7, 10 गांव के लोग आ जाएं, अपना चेकअप करा ले, छोटी मोटी बीमारियों में तत्काल इलाज हो जाए, दवाई दे दें। और कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए रेफर करके कहीं और दिखाना जरूरी है तो वो रेफर करने का काम करे। तो ये भी मन में एक संकल्प। राजधानी दिल्ली से एक अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लद्दाख बुद्ध विहार के क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से यहाँ के लोग 1 फुट ओवर ब्रिज की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार के दौरान यहाँ के लोगों के कई बार इस पुल की मांग उठाई, लेकिन यह काम आगे नहीं बढ़ पाया। रेखा गुप्ता ने के मुताबिक उनकी सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया और आवश्यक अनुमति हासिल कर ली है। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि मात्र 6 महीने के भीतर इस फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर सरकार की इच्छा मजबूत हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खुशी का अनुभव हो रहा है कि वर्षों से जिस डिमांड को हमारे लद्दाख बुद्ध विहार के लोग कर रहे थे, वो कॉलोनी जहां लद्दाख के हमारे भाई बहन वर्षों से यहां रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, 1 फुट ओवर ब्रिज का डिमांड सालों से चल रहा था। यहाँ पिछली सरकार के पास सैकड़ों बार यहाँ के निवासियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन लगाया, रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया, परंतु उस सरकार ने इस छोटे से काम को भी कभी सिरे नहीं चढ़ाया। आज इस कम समय में भी हमारी सरकार के कार्यकाल में यहाँ के परिवारों की इस मुख्य डिमांड को हम पूरा करने जा रहे हैं। आज शिलान्यास किया है 1 फुट ओवर ब्रिज, जो यहाँ की रिक्वेस्ट थी, यहाँ की ज़रूरत थी, और बहुत जल्द मात्र 6 महीने के कार्यकाल में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा। एक ऐसा फुट ओवर ब्रिज जो यहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ दिखाई देगा और यहाँ के लोगों के लिए एक सुविधा का साधन बनेगा। सरकार की इच्छा हो तो मुझे लगता है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। इसके लिए जो डिफ़िकल्ट परमिशंस थी वो हमारी सरकार लेकर के आई और आज यहाँ इसका शिलान्यास किया गया है। बहुत जल्द ये काम शुरू होगा। पटना से इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन पटेल ने बिहार की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच बड़ा बयान दिया है। राजीव रंजन पटेल ने कहा है कि अगर ज़रूरत हो तो निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार में पार्टी के कई कार्यकर्ता इस चर्चा से दुखी है। उनके मुताबिक हजारों कार्यकर्ता फ़ोन
कर अपनी भावनाएं जता रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव में उन्होंने घर घर जाकर नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा था। राजीव रंजन पटेल ने यह भी कहा कि अगर कोई बड़ा फैसला लेना होता तो पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें हटाने का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने जोर देकर कहा है कि बिहार की जनता ने वोट नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करके दिया है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले जनता और कार्यकर्ताओं की राय ली जानी चाहिए। तो क्या ये है कि निशान जी को रास्ता भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया ये लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? राजीव जी ऐसा फैसला क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार को हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कह रहे ना कि वो अपने से जा रहे हैं। तो कोई अपने से नहीं जा रहे। जनता ने वोट किया तो क्यों नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़े? नहीं लड़ते नीतीश जी के नाम पर चुनाव, लड़ते दूसरे के नाम पर चुनाव। हम लोग नहीं कुछ बोलते, लेकिन वोट मांगे हम लोग घर घर जाके। महिलाएं कल रो रही थी, सैकड़ों महिलाओं ने हम लोग को फोन किया, कार्यकर्ताओं ने कहा फोन करके कि नीतीश जी ने तो अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद इस वजह से उन्होंने ये नीतीश फैसला कुमार लिया जी है। का कुछ नहीं, स्वास्थ्य सब ठीक है। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई फैसला नीतीश जी ने नहीं लिया है। बिहार की जनता ने वोट किया है। आखिर ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार के बिना फैसले के वो दिल्ली जा ही नहीं सकते, उन्होंने लिया है। जनता वोट किया है, जनता से पूछिए, जनता से फैसला लीजिए, कार्यकर्ताओं से फैसला लीजिए। जनता के हम लोग वोट मांगे घर घर जाके नीतीश कुमार के नाम पर, तो कैसे कोई फैसला ले सकता है? आप लोग क्यों? दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल ने नेता मनोज कुमार झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया ट्वीट को लेकर सवाल उठाए हैं। मनोज कुमार झा ने कहा है कि जो भाषा इस ट्वीट में इस्तेमाल की गई है वह नीतीश कुमार की शैली नहीं लगती। उन्होंने कहा है कि विरोध और समर्थन दोनों ही परिस्थितियों में वे हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लेकिन यह ट्वीट उन्हें अलग और असामान्य लग रहा है। आरजेडी नेता ने यह भी कहा है कि उन्हें लगता है कि यह ट्वीट दिल्ली में लिखा गया है और इससे सुनना भी काफ़ी बचकाना प्रतीत होता है। उन्होंने कहा है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता यह कहना कि वे राज्यसभा जाना चाहते हैं एक बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बनेगा। मनोज कुमार झा ने साफ किया कि यह मुद्दे पर उनकी पार्टी राजनीतिक रूप से संघर्ष करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की राजनीति में महाराष्ट्र जैसे प्रयोग सफल होंगे या नहीं, इस पर उन्हें संदेह है। आपके इस ट्वीट के का जो जिसका आपने उदाहरण दिया, तमाम बातें अपनी जगह
ये नीतीश जी की लैंग्वेज नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में उनके साथ रहे। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट है। मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूंगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया, ये दिल्ली में लिखा गया। मतलब ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। और अभी जो मैं विजुअल्स देख रहा हूं, लोग पचा नहीं पा रहे, खास करके इनका जो कोर आधार समूह है, उनको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा किसी ने कॉम्प्राडोर की भूमिका निभा दी है, किसी ने या कुछ लोगों ने मिल करके। तो जाहिर तौर पर अगर भाजपा को लग रहा है कि आज तीसरी हो गई, उन्होंने शिंदे साहब वाले वर्जन में काफी इंप्रूवमेंट करके बिहार में एक नया संस्करण लाया है, जिसको मैंने आपके माध्यम से पहले कहा था, मादुरो वर्जन, देसी वर्जन ऑफ मादुरो। लेकिन इसकी गूंज, इसकी इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। रही बात हमारी लीडरशिप की, हमारी पॉलिटिकल एंटिटी की, तो हम संघर्ष करेंगे, आमने सामने की लड़ाई है। अब तो कहने के लिए भी नीतीश जी नहीं बचे, बीजेपी ने उनको गायब कर दिया। और ये क्षण ऐसा है जिसमें आपको मैं एक बात कहूं कि बिहार की धरती में इस तरह के प्रयोग महाराष्ट्र की तरह सफल हो जाएंगे, इसमें मुझे शंका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में संयुक्त राज्य अमेरिका पर दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया है। डॉक्टर इलाही ने कहा है कि मौजूदा हालत में अमेरिका की नीतियाँ वैश्विक तनाव को बढ़ा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ किया है कि किसी भी बातचीत की शर्त यही होगी कि ईरान की राष्ट्रीय गरिमा और उसके रणनीतिक हित सुरक्षित रहे। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ईरान के इस बयान को कूटनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना जा रहा है। The aim of America is not Iran, but wants to attack the region. After Iran will come to another countries. It has been known that according to investigations, in the near future, they will be shift of power to some other countries. And in the near future, the most powerful countries in the world will be India, China, Russia, and America as well. So America doesn't want to have any partner, doesn't want to be India, the powerful country, doesn't want China to be powerful country. Because of that, they create a lot of wars to stop this ongoing in the future. And we are ready. Exactly, we are ready to stop the war. We are ready for negotiating, but the negotiating should be with the dignity, not dictating something against Iran. We are defending ourselves. We are looking for our right and nothing else. Sir, this is a big statement you're making. You're saying that you're ready for negotiations? Because Iran, I think, has not officially said this. No, in this circumstance, no one is ready for negotiation. Attacking us and we negotiate it? No. But if they stop the war and they have to give us the guarantee they are not going to attack us again, and also to remove the sanction against Iran, why we are not ready for negotiation? We are looking for the peace. So what do you think, sir, how long this is going to carry on? Actually, we hope that immediately and at this second, the war stops. But this is not in our hand.
This is in hand of America and Zionist regime. They started, they have to stop it. Sir, but they are saying that their objective is to, totally demolish the military capabilities, to demolish the missiles which Iran is making, to demolish and to finish the nuclear program which Iran is having. What do you make of these statements? Actually, during the 12 days war with America, several times President Trump announced that they demolish nuclear powers of Iran, and he said completely we demolish it. Why they want to against demolish it? If it was demolished, it was damaged and finished completely, why they want to attack again? This is something is not understanding and is not reasonable. What they want? If they want to demolish nuclear of power of Iran, several times Iranian officials announced that we are not going to have nuclear weapons, because based on the statement and fatwa of Supreme Leader of Iran, it is haram, it is forbidden, and we cannot have it. And we are not looking for that one. We don't want it. Several times, hundreds times, 1,000 times, it has been mentioned by Iranian officials, by Supreme Leader, by President, by Minister of Foreign Affairs. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों बने रहिए होम टीवी भारत के साथ।